So let us start with activity 17.5. Take an umbrella and open it. Make about 10 to 15 stars out of white paper. Paste one star at a position of the central rod of the umbrella and other at different places on the cloth near the end of each spoke. तो एक सेंटर में स्टार को चिपकाना और बाकी जहाँ पर ये स्पोक्स होते हैं ना उसके एंड में एक एक को चिपका देना है स्टार्स को. Now rotate the umbrella by holding its central rod in your hand. Observe the stars on the umbrella. Is there any star which does not appear to move? Where is the star located? If there were a star located where the axis of the rotation of the earth meets the sky, could this स्टार ऑल्सो बी स्टेशनरी. तो कुछ स्टार्स जो एंड पॉइंट्स पे लगाए हैं हमने स्पोक के, जब वो अम्ब्रेला घूमेगी तब वो सारे स्टार्स घूमेंगे, लेकिन जो सेंट्रल में हमने चिपकाया है स्टार को वो स्टार नहीं घूमेगा. तो सेम थिंग कि जो अर्थ की रोटेशन की एक्सिस है उसके ऊपर जो स्टार आ रहे हैं वो हमको स्टेशनरी लगेंगे, बाकी के दूसरे स्टार्स जो हैं वो घूमते हुए नज़र आएंगे. There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the earth axis. और वो जो स्टार है वो है पोल स्टार. It does not appear to move. वो मूव होता हुआ हमें नहीं दिखता. What is constellation then? Look at the sky for some time. Can you see some stars forming the groups with the shapes like those in figure 17.11? The stars forming the groups that has a recognizable shape is called a constellation. तो जो कुछ एक स्टार्स का ग्रुप है, जे फॉर एग्जांपल 7 या 8 स्टार्स का, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप शेप बनता होगा, राइट, जो 17.11 फिगर में दिए हुए हैं. तो वो जो ग्रुप फिगर बनते हैं और वो जो स्टार्स उस ग्रुप में आते हैं उसको हम ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस. So constellations were devised by ancient people to be able to recognize the stars in the sky, and the shapes of the constellations resemble the object familiar to those people. अभी जैसे हमें कोई एक बर्ड का आकार लगता है, राइट, तो बर्ड का एक आउटलाइन बनता है, उसी आउटलाइन के ऊपर स्टार्स आते हैं तो हम उसको नाम दे देंगे एक कॉन्स्टिलेशन का. ठीक है, उसी तरह अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस बने हुए हैं स्टार्स के. You can easily identify some constellations in the night sky. For this, you should know how a particular constellations look like and where to look for it in the sky. तो वो कॉन्स्टिलेशन किसके जैसा लगता है, कौन से ऑब्जेक्ट के जैसा उसका शेप है, और स्काई में आकाश में उसको कहाँ देखा जाता है, कौन सी डायरेक्शन में देखा जाता है. One of the most famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night is the Ursa Major, right? It is also known as the Big Dipper. तो Ursa Major का दूसरा नाम है Big Dipper, the Great Bear और the Saptarishi, right? ये उसके अलग अलग नाम हैं. There are 7 prominent stars in this constellation. उसके अंदर 7 स्टार हैं. It appears like a big ladle or a question mark. और उसका शेप जो है वो क्वेश्चन मार्क जैसा है, राइट. देर आर 3 अदर स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट्स बाउल. तो 4 उसके बाउल में और 3 उसके हैंडल में. यहाँ पर देखो दिखाया गया है डायग्राम में. ओके. Observe this constellation for a few hours. Do you find any change in its shape? Do you find any change in its position? You will observe that the shape of the constellation remains the same, and you will also find that the constellation appears to move in the sky from east to west. उनका शेप वही का वही रहेगा, बट उनका रोटेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाएगा. Now I have heard that we can locate the pole star with the help of Ursa Major. तो हमें उर्सा मेजर को लोकेट करना है, स्टार को, ग्रुप कॉन्स्टिलेशन को, तो हमें मदद लेनी पड़ेगी पोल स्टार की. तो पहले पोल स्टार ढूंढ लेना है. पोल स्टार ढूंढना तो बहुत आसान है क्योंकि वो स्टार जो है वो कभी मूव नहीं होता है, राइट. बाकी सब स्टार्स मूव होते हुए नज़र आते हैं हमें. तो पहले पोल स्टार ढूंढ लो तो उर्सा मेजर अपने आप मिल जाएगा. कैसे, अभी दिखाते हैं.
दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट। मून नहीं होना चाहिए उस नाइट में, तब दिखेगा, राइट। ड्यूरिंग द समर एट अबाउट 9 p.m. 9 बजे लुक टूवर्ड्स द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई। स्काई में नॉर्थ पार्ट की तरफ देखो एंड आइडेंटिफाई द उर्सा मेजर। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। अब क्या करना है, लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर के एंड में जो 2 स्टार्स है उसको देखो। देन इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस स्टार्स एज शोन इन फिगर 17.3। 17.13 में जो पिक्चर दिख रहा है उसमें आपको उर्सा मेजर के लास्ट 2 स्टार्स जो हैं उसको एक लाइन एक्सटेंड करते हुए देखो। Extend this imaginary line towards the north direction, right? Then above 5 times the distance between the 2 stars, तो वो 2 स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 5 टाइम्स है ना। दिस इज द पोल स्टार, तो ये हमको ब्राइट स्टार जो मिल गया वो है पोल स्टार। Now observe the pole star for some time. Note that it does not move at all as other stars drift from east to west. राइट, तो उर्सा मेजर के लास्ट 2 स्टार से 5 टाइम्स डिस्टेंस आगे नॉर्थ की तरफ देखोगे तो हमें पोल स्टार मिल जाएगा, राइट। ड्यूरिंग द समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3 to 4 times एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours and also locate the pole star each time. Does the Ursa Major appear to move from east to west? Does it appear to revolve around the pole star? Compare your observation with those in the figure 17.14. अभी उर्सा मेजर जो है उसको 2-3 घंटे में आप देखोगे तो पोल स्टार के रिलेटेड उसका मूवमेंट जो है वो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, राइट, कि वो कहाँ कहाँ मूव होता है पोल स्टार के आजू बाजू। इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, तो सारे के सारे जो स्टार्स हैं वो पोल स्टार के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। सम ऑफ द नॉर्दर्न कॉन्स्टिलेशन लाइक उर्सा मेजर मे ऑल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो कुछ स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन जो है वो हमें सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखेगा, दैट इज़ ट्रू। Orion is another well-known constellation that can be seen during winter. Orion दूसरा एक constellation है जो winter की late evenings में हमको दिखता है। It is one of the most significant constellation in the sky. It also has 7 or 8 bright stars. उसके अंदर 7 से 8 bright star होते हैं। Orion is also called the Hunter. Orion का दूसरा नाम है Hunter. The 3 middle stars represent the belt of the hunter and the 4 bright stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral. तो बाकी के 3 स्टार जो है वो बेल्ट में है, बाकी उसके अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होते हैं। द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, तो ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है स्काई का, सीरियस, इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। ओरियन के बिल्कुल नज़दीक मिलेगा तुम्हें वो, ठीक है। टू लोकेट द सीरियस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द ओरियन। मिडल ओरियन के मिडल 3 स्टार्स जो हैं, राइट, उसके सेंटर से आप देखोगे एक लाइन देखो टूवर्ड्स द ईस्ट। दिस लाइन विल लीड यू टू द वेरी ब्राइट स्टार एंड इट इज़ कॉल्ड द सीरियस। फिर दूसरा है कैसियोपिया, नया कॉन्स्टिलेशन है, is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the early part of the night and it looks like a distorted letter W या M, right? तो कैसियोपिया का शेप जो है वो W या M के जैसा है। The constellation does not have only 5 to 10 stars, it has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in a constellation with our naked eyes. All the stars which make up a constellation are not at the same distance, they are just in the same line or sight of the sky. तो कॉन्स्टिलेशन में सिर्फ 7 या 8 ही स्टार्स नहीं होते हैं, हमको तो वो ब्राइट स्टार्स होते हैं ना इसीलिए दिखते हैं, बाकी उसके आजू बाजू में बहुत से स्टार्स होते ही हैं। The solar system, the sun and the celestial bodies which revolve around it
फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सन और उसके आजू बाजू में जो भी प्लैनेट्स है, स्टार्स हैं, वो सब बनाते हैं सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स। ये सब चीज़ें मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है ना बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स, वो उन सब पार्टिकल्स को सन के आजू बाजू रिवॉल्व होने में मदद करते हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ भी सन के आजू बाजू घूमती रहती है। It is a member of the solar system and it is a planet, and there are even other planets that revolve around the sun. The 8 planets in their order of distance from the sun. तो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस सन के जितना दूर हैं, राइट। तो सबसे पहले नज़दीक, सन के नज़दीक है मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। ये उसकी सीरीज है अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये सीरीज़ भी याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, राइट। और ये स्कीमेटिक डायग्राम में सारे प्लैनेट्स का, राइट। आई हैड रीड दैट देर आर 9 planets in the solar system. Did you know that till 2006 there were 9 planets in the solar system? Pluto was the farthest planet from the sun. And in 2006 the International Astronomical Union adopted a new definition of a planet, and Pluto does not fit in this definition, therefore it is no longer a planet of the solar system. तो पहले 2006 से पहले प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन उसके बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बना जिसने डेफिनेशन दिया कि प्लैनेट इसको बोल सकते हैं, और प्लूटो उसमें फिट नहीं होता था, इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता। लेट अस नाउ नो अबाउट द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। तो सबसे पहले आता है सन। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। हमको सबसे नज़दीक कोई स्टार है तो वो है सन। It is continuously emitting a huge amount of light and heat. वो बड़े बरसों से हमको लाइट और हीट देता आ रहा है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। और सूरज को सारी एनर्जी का स्रोत माना जाता है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी एनर्जी वो सब सन में से आती है। कैसे कि प्लांट्स जो है वो सन की सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और खाना बनाते हैं, और यही खाना फिर हर्बीवरस एनिमल्स खाते हैं, और हर्बीवरस एनिमल्स को कार्निवरस एनिमल्स खाते हैं, और इंसान दोनों को खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, वेजिटेबल्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवरस नहीं बचेंगे, हर्बीवरस नहीं बचेंगे तो कार्निवरस नहीं बचेंगे, और ये नहीं होंगे तो ओमनीवरस दोनों नहीं बचेंगे। तो जब तक प्लांट्स है, और प्लांट्स कब तक है, जब तक सूरज की उसको रोशनी मिलती रहेगी। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी है वो है सन है, कि अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फिर सारे प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे। द प्लैनेट्स लुक्स लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है। दे मियरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। सनलाइट उनके ऊपर जो पड़ती है वो सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स? The simplest method of identifying planet from star is that stars twinkle whereas planets do not, right? तो स्टार्स जो होते हैं वो यूँ ट्विंकल होते रहते हैं, लेकिन प्लैनेट्स नहीं होती है, वो तो चमकती रहती है क्योंकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, राइट। सो जो ट्विंकल होते हैं वो स्टार्स, और जो ट्विंकल नहीं होते वो होते हैं प्लैनेट्स। दूसरा, प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। A planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. The time taken by the planet to complete one revolution is called its period of revolution, and the period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. ये तो ऑब्वियस है कि जो सन से ज़्यादा दूर होगी उसको लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, राइट। तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर काटने में। जो सन के बिल्कुल नज़दीक है उसको शॉर्ट टाइम लगेगा चक्कर लगाने में। तो अर्थ को सन का एक चक्कर लगाना हो तो 365 दिन लगते हैं पूरे के पूरे, राइट। अब एक एक्टिविटी है, गो टू प्लेग्राउंड विथ 4 to 5 of your friends. ड्रॉ 4 circles of radius
1.8, 2.5, 1. All having the common centers. Then ask one of your friend to stand in the center and represent the sun. Your other four friends may represent Mercury, Venus, Earth, and Mars. And ask your friends to move around the sun in the anti-clockwise direction in their own orbits. So do they collide with one another? तो ऐसे ही एक सर्कल बनाओ, सेंटर में आप खड़े रहो और आप घूमते रहो जैसे कि आप कोई प्लैनेट हो। तो कभी कोई प्लैनेट एक दूसरों से टकराती है? नहीं टकराती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही ऑर्बिट में घूमती है और सबकी अलग अलग स्पीड है घूमने की, तो टकराने का तो कोई चांस ही नहीं है। द अर्थ कैन बी सेड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन, though generally we call it as a planet of the sun. We use the term satellite for the bodies revolving around the planet. Moon is a satellite of the earth. तो अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू घूमती है, इसीलिए उसको सैटेलाइट बोला जा सकता है सन का, बट हम लोग उसको प्लैनेट बोलते हैं। दूसरा, मून जो है वो अर्थ के आजू बाजू घूमता है, तो मून हमारा सैटेलाइट है अर्थ का। There are many man-made satellites revolving around the earth and they are called the artificial satellite. और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के आजू बाजू घूमते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, इंसानों ने बनाए। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द प्लैनेट मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी सन से नज़दीक है। इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम because Mercury is very close to the sun. It is very difficult to observe it as most of the time it is hidden in the glare of the sun. तो मर्क्यूरी को हम ज़्यादा देख ही नहीं पाते क्योंकि सन के बिल्कुल नज़दीक है और सन की लाइट इतनी होती है कि हम मर्क्यूरी उसमें गायब ही रहती है। However, it can be observed just before the sunrise or after the sunset. तो मर्क्यूरी को लोकेट करना है तो सूरज उगे उससे पहले आप लोकेट कर सकते हो, या तो सूरज डूब जाए उसके बाद लोकेट कर सकते हो नियर द हॉरिजन। सो इट इज़ एडवाइजेबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजन। मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन। तो मर्क्यूरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। वीनस इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। तो अर्थ का अगर पड़ोसी कोई है नज़दीक वाला तो है वीनस। It is the brightest planet in the night sky, and sometimes Venus appears in the eastern sky before sunrise. तो वीनस जो है वो ईस्टर्न स्काई में हमको नज़र आती है जब सूरज ना उगा हो तब। समटाइम्स इट appears in the western sky just after the sunset. सनसेट के जस्ट बाद देखोगे तो वो आपको वेस्टर्न साइड में दिखेगी। therefore it is often called a morning or an evening star. Although it is not a star, try to locate the Venus in the night sky. Venus को मॉर्निंग स्टार या नाइट स्टार बोला जाता है बस इसीलिए क्योंकि वो दिखती तभी है हमको, राइट। Venus has no moon or satellite of its own. Venus का कोई मून या कोई सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल। वीनस का रोटेशन जो है वो यूजुअल नहीं है, थोड़ा सा अनयूजुअल है, टेढ़ा मेढ़ा है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट टू वेस्ट, वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अर्थ का रोटेशन कहाँ से है? रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और वीनस का कहाँ से है? ईस्ट टू वेस्ट, ऑपोजिट है। Does it mean that on Venus the sun would rise in the west and set in the east? तो सूरज वहाँ पर अगर आप वीनस के ऊपर हो तो सूरज जो है वेस्ट में उगेगा और ईस्ट में डूबेगा, जबकि पृथ्वी के ऊपर क्या होता है? ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। If you get a chance, try to observe the Venus through a telescope and you will observe that Venus shows faces just like the moon. तो जब आप टेलीस्कोप से वीनस को देखने की कोशिश करोगे तो वीनस जो है वो अलग अलग फेसेस, मून के कैसे हिस्से होते हैं, है ना। फुल मून को बड़ा होता है फिर छोटा होता जाता है, तो अलग अलग फेसेस आपको वीनस के भी दिखेंगे। बाकी बचती है अर्थ। तो अर्थ को देखते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच इज़ नोन टू एग्जिस्ट लाइफ। सोलर सिस्टम में एक ही प्लैनेट ऐसी है अर्थ जिसके ऊपर ज़िंदगी
पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो अर्थ के स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जिसकी वजह से लाइफ उसके ऊपर पॉसिबल है। दूसरी किसी भी प्लेनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पॉसिबल है लाइफ अर्थ के ऊपर? लेट अस सी। And that we are going to see it tomorrow.